वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। तो आपका इस वीडियो में ये कंप्लीट यूनिट हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और जो भी रीजनिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स इस यूनिट में से आपको पूछी जा सकती हैं, वो सभी कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में आप लोगों को समझाए जाएंगे वो सब आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आपका एग्ज़ाम में इसके साथ रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस साल सिलेबस जो आया है, न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाले सभी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं। इसीलिए हमें ये सभी रिवीजन वीडियोस को दोबारा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी अच्छी एक मटेरियल आपके लिए बनाया जा सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो भी इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसमें टॉपिक। तो सबसे पहले है हम इसमें बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। तो ये पूरा यूनिट रिएक्शन के रेट के ऊपर ही होगा कि रिएक्शन की स्पीड कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उसको हमने कैसे सोल्व आउट करना है। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डिनोटेड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज द डेल्टा आर बाय चेंज इन द टाइम। और इसके आगे साइन लगाएंगे हम माइनस का, बिकॉज रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। इसलिए अगर हमें प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग रेट को रिप्रेजेंट करना हो तो चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि 2N2O5 रेक्ट होकर बना रहा है, यानी कि डिकम्पोज होकर बना रहा है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को अलग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि N2O5 है तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। और जो इसके आगे था 2 कोफिशिएंट था, उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2। और रिएक्टेंट है तो इसके आगे साइन लगेगा माइनस का। ओके तो यही अगर हमें सोल्व करना हो फॉर द प्रोडक्ट यानी कि NO2, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय चेंज इन टाइम आगे आ जाएगा 1/4, बट ये रहेगा पॉजिटिव। और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके लिए अलग से सोल्व करेंगे इक्वल्स टू पाकर, बीच में ऐड बिल्कुल नहीं होगा। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। सो नाउ इसके अलावा हम इसमें सोल्व कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट्स को। इंस्टेंटेनियस रेट में हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डी के साथ, यानी कि dr/dt, यानी कि हम यहाँ पर डिफरेंशियल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल चेंज। जब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन सोल्व करना हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो अगर रिएक्टेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो dr/dt, अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो dp/dt। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेजेंट इन दिस ग्राफ। ठीक है, अगर हमें इस ग्राफ से सोल्व करना हो इंस्टेंटेनियस रेट तो हमें क्या करना है, मान लीजिए एट द पॉइंट P हमें सोल्व करना है, तो हमें P पर एक ड्रॉ करनी होगी टेजेंट, उसकी हमें सोल्व करनी होगी स्लोप, और उसकी स्लोप हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये ग्राफ उसमें बनाकर दिया होगा, तो उसके बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम सोल्व कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच, जैसे कि T2 से T1 से लेकर T2 तक होगा टाइम, उसमें चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन हुआ है x1 से x2, तो उसके साथ भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट हमें स्लोप से पता चलता है, और जो हमारा एवरेज रेट है वो तो हम सिंपली यहाँ से 2 टाइम्स और उन पर जो भी रहेंगी कॉन्सेंट्रेशन उनके चेंज को डिवाइड कर कर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसके अलावा रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड आल्सो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया एंड द टेम्परेचर। अगर हम इन दोनों को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको फैक्टर्स याद रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, ए है A टाइम्स B, B टाइम्स C, C टाइम्स से कोई भी प्रोडक्ट बनने हैं, तो रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इज इक्वल्स टू K, दैट इज द रेट कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, इनटू द concentration of A raised to power P, concentration of B raised to power Q
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर आर, यानी कि जितने भी रेक्टेंट्स हैं सभी की ही हमने यूज़ की है कॉन्सेंट्रेशन, और उनकी रेज टू पावर है पी क्यू आर, जो कि एक्सपेरिमेंटली सोल्व किए जाते हैं। ये रेट ला आपको दिया होता है, ठीक है। ये जो पी क्यू आर हैं ये हम दो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स के साथ सोल्व कर सकते हैं। एक तो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, और दूसरा है अगर हमारे पास रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हो तो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होगा वो हमें बताएगा पी क्यू आर की वैल्यूज़। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन में वो हमें बताता है कि जो रेट ला है वो रिएक्शन का क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो स्लो स्टेप पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। सो के इज़ द रेट कांस्टेंट, तो हमें इस रेट कांस्टेंट और इसके अलावा अगर हम पी क्यू आर को ऐड कर दें तो हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन सोल्व करना हो तो हमें क्या करना है, सिंपली रेट ला आपको दिया होगा, कॉन्सेंट्रेशंस की जो भी रेज टू पावर्स हैं, ठीक है, 1 2 3, जो भी हाफ भी हो सकती हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती हैं, उन सबको ऐड कर दें तो वो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सो नाउ डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम यूनिट सोल्व कर सकते हैं रेट कांस्टेंट के। तो मैं आपको एन ऑर्डर के लिए सोल्व कर देता हूँ। अगर एन के लिए हो गया तो आप उसकी कोई भी वैल्यू यूज़ कर 0 1 2 3 4 तो आप रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को सोल्व कर सकते हैं। सो अगर हमें एन ऑर्डर के लिए सोल्व करना है तो हमें क्या करना है, रेट इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन, ठीक है, एंड ये हो गया, ओके, क्योंकि एन ऑर्डर है। सो नाउ रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, के हमने सोल्व करने हैं, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये मोल पर लीटर दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, ये जो पूरी टर्म है ये दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगी डिवाइड। तो हमें यहाँ पर सोल्व कर कर के का फॉर्मूला क्या मिल गया, के के यूनिट्स हमें क्या मिल गए, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n इनटू पर सेकेंड। तो इसका मतलब आपको अगर दिया हो जीरो ऑर्डर तो आप एन की जगह पर लगाएंगे 0, अगर दिया हो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर तो आप एन की जगह पर लगाएंगे 1, सेकंड दिया हो 2, ऐसे आप कोई भी वैल्यू यूज़ करें और आप किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ये फॉर्मूला अच्छे से रट लें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको सोल्व करना भी आता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रेट के जैसे ही एक और है हमारे पास टर्म, दैट इज कॉल्ड द मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी क्या होती है कि रिएक्शन होने के वक्त जितने मोलिक्यूल्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। अगर तो एक ही मोलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड द यूनिमोलिकुलर। अगर दो मोलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो ये बन जाएगा बाई मोलिकुलर। ऐसे ही 2 3 तक हो सकती है मैक्सिमम, उसके ज़्यादा अगर होंगे, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में ऐसा रिप्रेजेंट, ऐसा शो हो रहा है कि 4 मोलिक्यूल्स एक ही वक्त पर स्ट्राइक होंगे, कोलिजन करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 स्फीयर्स को अगर हमने साइमल्टेनियसली कोलाइड करवाना हो तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इसका मतलब जिसमें भी रिएक्शन से मोलिकुलैरिटी की वैल्यू 2 से ज़्यादा आती होगी वो रिएक्शन एक स्टेप की बजाय नंबर ऑफ स्टेप्स में होगी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। So, molecularity of reaction is the number of reacting spaces which collide simultaneous to bring about a reaction. So, molecularity of 3 or more is very uncommon because collision of 3 or more molecules simultaneously has very small chance of the occurrence. So therefore, जिस रिएक्शन में ऐसा आपको फील तो यहाँ पर हमें ऐसा अपीयर होगा रिएक्शन को देखकर, तो वो रिएक्शन क्या होगी, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। और मोलिकुलैरिटी की वैल्यू ओनली हमारे पास हो सकती है नेचुरल नंबर्स में, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, ज़ीरो भी नहीं हो सकती। अगर वो फ्रैक्शनल होती है, ज़ीरो होती है, या कोई भी ऐसी वैल्यू होती है तो वो बनेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब उसके 2 स्टेप होंगे। मान लीजिए एक स्टेप में A + B से C बन रहा है और दूसरे स्टेप में C फिर से मान लीजिए B के साथ रिएक्ट होकर हमारा कुछ D बना रहा है, तो ये C के साथ हो जाएगा C कैंसिल, सो A + 2B से क्या बना D, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। अगर एक स्टेप है स्लो, एक स्टेप है फास्ट, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इससे स्लो स्टेप पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो ऐसे होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं। एक स्टेप को हम बोलते हैं एलिमेंट्री प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब कुछ प्लीज़ नोट डाउन जरूर करें साथ में, और अपनी अपनी बुक में से आप लोगों को ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी का डिफरेंस याद करना है। कौन सा, ऑर्डर वर्सेस मोलिकुलैरिटी।
ये पेपर में बहुत बार ही पूछा जाता है, सिंपल सा है, मैंने आपको बोलकर बता दिया है, ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहली है, इन द रिएक्शन 2A से बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, यानी कि ये हो गई हमारी x1, ये हो गया x2, सो चेंज इन द ये कॉन्सेंट्रेशन सोल्व किया जाएगा। इन टाइम दिया हुआ है इन द 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, हमें रेट ऑफ फ्रैक्शन सोल्व करना है इस टाइम इंटरवल में। सो रेट इज इक्वल्स टू, ये है A, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम, इसके आगे था 2, सो आगे आ जाएगा 1/2, और ये है रेक्टेंट, सो ये लगेगा -1/2। ठीक है, सो नाउ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A 0.4 माइनस 0.5, इसका ध्यान रखिएगा, जो होती है फाइनल कंसंट्रेशन उसको आगे रखना है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम हमें एग्जैक्ट दिया हुआ था, ये दोनों माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस, आगे इसको सोल्व करें तो ये बन गया 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। सो प्लीज़ इन न्यूमेरिकल्स को साथ में सोल्व करें, वीडियो को अभी रोकें और साथ में ही अपने नोटबुक पर इन्हें सोल्व कर देखें, तो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर हमें दे दिया है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ द प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बनने का रेट ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज इक्वल टू दिस वन। हमें रेट कांस्टेंट बताया गया है, हमें N2 एंड H2 के प्रोडक्शन के रेट्स निकालने हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर है तो रेट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू K आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 0 हो जाएगी, तो उसको हमने बीच में उतारा ही नहीं, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन भी क्या बन गया, सेम बन गया, जो कि K की वैल्यू है। ठीक है, सो नाउ अमोनिया डिकम्पोज होकर ये बनाएगा, हमने इसके और जो 2 होता है उसको हमने इस तरफ डिवाइड में लिख लिया। अब देखिए रेट इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कि डी अमोनिया बाय dt, आगे लगेगा माइनस। ठीक है, फिर है हमारा ना यहाँ पर N2, तो N2 के अकॉर्डिंग dN2 बाय dt, और ये था 1/2, ये आएगा डिवाइड में, तो ये ऊपर चला गया, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी हमने लिख लिया। अब देखिए रेट की वैल्यू दी हुई है, एक बार हम यूज़ करेंगे इन दोनों को, क्योंकि हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालना है। एक बार ये दोनों और फिर ये दोनों। ठीक है, एक बार ये दोनों और एक बार ये दोनों, इन दोनों को हमने यूज़ कर लिया अलग अलग। अब रेट का आंसर यूज़ करते हैं, ये हो गया रेट का आंसर, ये 2 उधर जाकर हो गया डिवाइड, तो इसका आंसर निकाल दें। ऐसे ही ये जो है ये 2/3 यहाँ पर आकर सोल्व हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो यानी कि हमें सिर्फ ये रेट उतारना था और रिएक्शन बनाकर, बाकी काम तो खुद ब खुद हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपको फिर ही आएंगे अगर आप लोग इन्हें साथ में ही सोल्व करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद है कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफिकल, एक है प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ध्यान से इसे देखते हैं। ये हमें एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, जो एक्स एक्सिस पर दिया गया है दैट इज़ द टाइम, और दूसरी साइड पर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा, इस ग्राफ से हमें रिएक्शन के रेट का ऑर्डर देखना है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कुछ ग्राफ, सभी ग्राफ आपके इस वीडियो में हो जाएंगे, उन सभी को रट लें अच्छे से, तो आपकी सभी ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अगर इस साइड पर हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सबसे पहले तो यही देखना है कि कौन से एक्सिस में क्या है, दूसरी तरफ हो टाइम। अगर ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो कि ये वाला है, ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जिसकी शेप ऐसी होती है, सो देन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। आपको वो यहाँ पर कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, जस्ट आंसर देना है फर्स्ट ऑर्डर। फिर उसने हमें ये पूछा है कि थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाए। 0 होने का मतलब क्या है, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, 0 होने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये इस एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो जाए तो ही बनेगा 0, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको साथ में एक्सप्लेन कर देना, मैंने आपको बोलकर ये आंसर बता दिए हैं, सिंपल से हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल जो ई रेज टू पावर वाली होती हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, इसका आगे हम ये फॉर्मूला भी सोल्व करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल क्यों बना है। ओके, तो आगे चलते हैं। एक और छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। फॉर ए रिएक्शन दिस इज द रेट लॉ, मैंने आपको कहा था कि रेट लॉ हमें दिया होगा। इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, गिव द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इफ concentration of A and B are expressed in the moles per liter।
तो हमें इसके लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं और ऑर्डर निकालना है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या फिर एलिमेंट्री है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सोल्व आउट करना है। सो नाउ दिस इज द रिएक्शन रेट ला। ऑर्डर के लिए इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, दोनों को ऐड करें 3/2। 3/2 मतलब ये बन गया 1.5। अब देखिए कि मोलिकुलरिटी तो 1.5 हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर होती मोलिकुलरिटी 2 या फिर होती 1 तो हम सोच सकते थे कि एक ही स्टेप में हो जाएगी। बट अब हमें आइडिया ये मिल रहा है कि मोलिकुलरिटी 1.5 हो सकता है बट ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोलिकुलरिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स में रहती है 1 2 3, क्योंकि वो क्या है, कितने मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो 1 होगा, 2 3 ऐसे कुछ हो सकता है, 1.5 बिल्कुल नहीं हो सकता। सो ये उसके किसी स्टेप में से हमें रेट मिला है, यानी कि जो उसका स्लो स्टेप होगा, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब हमें इसी में से के जो है वो यूनिट सोल्व करने हैं। सो दिस इज़ द रेट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 1/2। ए के यूनिट्स मोल पर लीटर, इसके यूनिट्स भी मोल पर लीटर, रेट के यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखिए ये वाला मोल पर लीटर और ये वाला मोल पर लीटर हो गए 16, तो यहाँ पर बचा सेकंड इनवर्स के इंटू दिस वन, ये चला गया दूसरी तरफ। अब और इसकी बन गई पावर उधर जाकर -1/2, तो इसको हमने एक्सपेंड किया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाए। ठीक है, तो ऐसे आप इन प्रॉब्लम्स को सिंपली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर ग्राफ्स रेट वर्सेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ध्यान रखना है कि एक्सिस पर हम क्या चूज़ कर रहे हैं। अगर होगा जीरो ऑर्डर तो रेट तो सेम रहेगा, ठीक है ना, सो नो चेंज, सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर होगा फर्स्ट ऑर्डर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 0 पॉइंट ओरिजिन। अगर होगा सेकंड ऑर्डर तो हमें आर स्क्वायर के साथ बनाना पड़ेगा रेट का ग्राफ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आती है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होती है, जितने टाइम में रिएक्टेंट हाफ यूज़ हो जाए और हाफ रिमेनिंग रह जाए, उसे हम बोल देते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। जितने टाइम में रिएक्टेंट हाफ यूज़ हो जाए, हाफ रिमेनिंग रह जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्टेंट। और इसकी वैल्यू डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट होती है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर नोड, इसे बोलते हैं आर नोड, इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने शुरू में यूज़ की थी, बाय 2 इंटू के क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि रेट कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, और इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, और इसकी वैल्यू रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, उस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करती। तो डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी, और ये चेंज होगी सिर्फ अगर हम चेंज करेंगे टेम्परेचर तो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर जीरो ऑर्डर। अगर होगा हमारा ऑर्डर फर्स्ट तो इसकी वैल्यू होगी 0.693/K, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और सेकंड ऑर्डर के लिए 1/K इंटू आर नोट। तो देखिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है उसमें आर नोट भी बिल्कुल नहीं है, सो मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो सिर्फ जो है वो रेट कांस्टेंट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए टी हाफ का और आर नोट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर आर नोड है ही नहीं, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। और सेकंड ऑर्डर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमने 1/r नोड का ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, इसीलिए हमने 1/r नोड का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके, तो ये हो गए हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन के ग्राफ्स। ठीक है, इसमें अब एक आती है सीडो केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में ही पूछा जाता है। सीडो केमिकल रिएक्शन ये क्या होती है, वो रिएक्शन which appears to be of the higher order but actually follow the lower order, ठीक है, that is called the pseudochemical reaction। जैसे कि ये रिएक्शन है कि हमने यहाँ पर एक एस्टर यूज़ किया है, एस्टर की हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है, जिससे कि हमें एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये अपीयर हो रहा है कि ये H2O पर और जो एस्टर है उस पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता होगा, मतलब ऑर्डर 2 बन सकता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि वाटर का अमाउंट हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही जो वो यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट अज्यूम की जाती है, क्योंकि उसकी एक्सेस है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ही यूज़ होता है,
तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर एक्चुअली होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो इसे हम बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं। इसके बाद आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, रेट ला हमें दिया है, हमें सिर्फ इन दोनों ही पावर्स को ऐड कर देना है तो 2 आंसर आ जाएगा। फोर्थ है फॉर द रिएक्शन दिस वन H2O2 की डिकम्पोजिशन हो रही है, इसके 2 स्टेप भी हमें दिए गए हैं। राइट द रेट ला एंड द ऑर्डर। रेट ला आपको कौन बताएगा, ये बताएगा स्लो स्टेप, मैंने आपको ऊपर बताया था, मैंने आपको आगे यही कहा था कि मैं आपको एक इसकी एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तो स्लो स्टेप में एक तो है H2O2, उसके आगे भी है 1, तो एक बन गया H2O2, एक है यहाँ पर I नेगेटिव आयोडाइड आयन, उसके आगे भी है 1, तो इन दोनों की रेज टू पावर्स भी बन जाएगी 1, क्योंकि ये हमने स्लो स्टेप से रेट बनाया है, तो दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो ओनली स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, ठीक है, ओके। सो आगे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, दैट आर द रिलेशंस बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए concentration of the reactant at any time t is equals to the minus rate constant k node into time plus initial concentration, ठीक है। so this is very important one। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। तो हमने x एक्सिस पर बना लिया है t को, दैट इज द टाइम, y एक्सिस पर हमने बना ली है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ऐसे ही हमें यहाँ से m की वैल्यू स्लोप मिल गई है माइनस के नोड, और ये बन गया आपका y इंटरसेप्ट r नोड। तो ये इसका बनता है ग्राफ ऐसे यहाँ से, और इसकी स्लोप होती है माइनस रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ग्राफ आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, और इस फार्मूले से इसे बनाया जाता है, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ आपको इन सभी के ही नोट्स बनाने हैं, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1, यानी कि आप इसे K भी बोल सकते हैं, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R नोड डिवाइडेड बाय द R, दैट इज द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है। इसका जब हमें ग्राफ बनाना है तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो ये बन गया log R इज इक्वल्स टू माइनस K1 ओवर 2.303 इंटू टी log R नोड। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है log m माइनस n का, वहाँ से सोल्व कर आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। इसे भी आप लोगों को करना है कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, x की जगह पर है t, ठीक है, एंड y की जगह पर है log R, c की जगह पर है log R नोड, तो ये बन गया c, और स्लोप बन गई आपकी माइनस K1 अपॉन 2.303, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाती हैं इस इक्वेशन में से, ठीक है। ये मिल गई आपको स्लोप, ठीक है। तो इसका भी सेम ग्राफ बनता है, बस क्या चेंज है, यहाँ पर है log R, उसमें था यहाँ पर ओनली R। तो ऐसे हम यहाँ पर नेचुरल लॉग के साथ भी बना सकते थे ग्राफ। उसके लिए हम यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे, लॉग को चेंज कर देंगे विद ln, यानी कि बेस e, तो सभी जगह पर ln आ जाएगा, और स्लोप में सिर्फ आएगा माइनस के, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। आल्सो अगर हमारे रेक्टेंट्स हो इन द गैस फेज, तो हमें ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर रखना है इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर एट टाइम t, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है। तो इन फॉर्मूलाज के जो प्रूफ होते हैं, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगी। बट उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, बाद में मैं आपको उसके प्रूफ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आप लोग यहाँ से देखकर उन्हें सोल्व करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो सभी टॉपिक्स जहाँ से भी स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी की ही टाइमिंग्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इस पर बेस्ड पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर न्यूमेरिकल, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, के की वैल्यू है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, यानी कि अगर शुरू में जो भी कंसंट्रेशन थी वो बाद में 1/16 रह गई है, हमें रिमेनिंग के बारे में ही यूज़ करना, हमें सिर्फ रिमेनिंग के साथ ही मतलब है, कितनी यूज़ हुई है हमें उसको यहाँ पर हटाकर रिमेनिंग सोल्व कर लेनी है। तो के की वैल्यू दी है, हमें सिर्फ टी सोल्व करना है, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। अगर है फर्स्ट ऑर्डर तो ये फार्मूला बन गया जो हमने अभी ऊपर देखा था, इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, और कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितना है, A/16, यानी कि उसका बन गया 16th पार्ट।
के की वैल्यू है, सभी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करनी है और हमें सिंपल सी सोल्विंग कर देनी है। तो टी की वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर रोक कर इन्हें सोल्व करें साथ में। ठीक है, तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। 6th न्यूमेरिकल। ए फर्स्ट ऑर्डर एक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर द 30% डिकम्पोजिशन। ध्यान से देखिए, 30% यूज़ हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 70%। तो मतलब हमने आर नोट लिया, यहाँ पर 100 अर्ज्यूम कर लिया, और आर यानी कि कितना रिमेनिंग बचा है वो है 100 माइनस 30 दैट इज़ 70। तो हमें के सोल्व करना है, क्योंकि हमें हाफ लाइफ चाहिए, तो हाफ लाइफ के फॉर्मूला क्या है? 0.693/k। तो उसके लिए पहले हमें के सोल्व करना होगा। सेम फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वाला, 2.303/t दैट इज़ द 40 log r नोट बाय आर, तो 100/70। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको यूज़ कर कर आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू लगा कर ये अपना सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपके यूनिट्स आएंगे में, यहाँ पर आएंगे टाइम का इन्वर्स, मीटर इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका टी हाफ लाइफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सी इसमें प्रॉब्लम है। सिंपल आ गई तो आपको बाकी की सभी भी आ जाएंगी। ओके, इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपको ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बारी आ चुकी है। The C14 content of an Asian piece of wood was found to have the 3/10 of that in the living tree। ये C14 एक रेडियो एक्टिव होता है आइसोटोप। उसने कहा है कि जो एक एशियंट वुड का पीस है उसमें सिर्फ है 3/10 उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जितनी के एक लिविंग ट्री में होती है। यानी कि इनिशियल अगर ए है तो बाद में हमारे पास कितनी है? 3a/10। तो हमने वही एज्यूम कर लिया है आर नोड ए, यानी कि इसमें लिविंग ट्री में, और जो यहाँ पर पीस ऑफ वुड है उसमें कितनी बचेगी? 3/10 इंटू ए। तो हाफ लाइफ हमें यहाँ पर दी गई है 5730 ईयर्स। तो पहले इसको यूज़ कर कर हम निकालते हैं के। ये फार्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि ये फार्मूला तो है हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर का। तो रेडियो एक्टिव डिके जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सभी होंगी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहीं पर भी ऑर्डर नहीं बताया था, बट रेडियो एक्टिव डिकेज कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। तो इसलिए हमने वही फार्मूला लगा लिया फर्स्ट ऑर्डर का। तो के को भी मैं यहाँ पर ऐसे ही रख रहा हूँ, अगर आप चाहे तो डिवाइड कर कर आंसर भी लिख सकते हैं, बट वो उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो आगे हम अब लगाते हैं टी वाला फॉर्मूला। तो t इज़ इक्वल्स टू 2.303/k log r नोट बाई आर्स। तो सभी वैल्यूज़ लगाएंगे, तो इसकी हमें सोल्विंग कर देनी है। log की वैल्यूज़ भी आपको स्टेटमेंट में ही दी हुई थी, तो आपको मल्टीप्लाई कर कर ये आंसर निकालना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसने हमसे क्या पूछा गया था कि हाउ ओल्ड इज़ दैट पीस ऑफ वुड। तो हमने उसके लिए टी फाइंड कर लिया है, टाइम फाइंड कर लिया है। इतने टाइम में ए से इतनी रिमेनिंग कंसंट्रेशन रह गई है, तो वो हमने यहाँ से सोल्व कर लिया है। तो ऐसे हम उस पीस ऑफ वुड के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं कि वो इतने साल पहले एक लिविंग ट्री हुआ करता था। ठीक है, ओके। सो नाउ इसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। सो नाउ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं अब आपको सोल्व करना सिखाता हूं। तो इसमें क्या है कि द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द SO2Cl2। इसकी फर्स्ट ऑर्डर हुई है रिएक्शन, थर्मली डिकम्पोज हुआ है। रिएक्शन हमें बताई हुई है कि SO2Cl2 एक गैस है, जिससे कि SO2 गैस और Cl2 गैस बन रही है। सिंपल सी रिएक्शन। और एक्सपेरिमेंट जो है वो नंबर 1 टाइम था 0, यानी कि अभी इनिशियल स्टेट थी। तो उस टाइम पर टोटल सिस्टम का प्रेशर था 0.5। बाद में जब हुए 100 सेकेंड तो हो गया 0.6। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेरिक। हमें बाद में क्या सोल्व करना है कि जब ये टोटल प्रेशर वो 0.65 हो तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहले हमें रेट कांस्टेंट निकालना होगा। सबसे पहला काम रेट कांस्टेंट का है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर रिएक्टेंट्स होंगे यहाँ पर गैसियस फेस में तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं, तो ही आप लोगों को याद रहेगा कि हमें क्या यूज़ करना है, क्या हमें यहाँ पर दिया गया है। सो नाउ टाइम है यहाँ पर 0, तो PI ये बन गया हमारा इनिशियल प्रेशर। इनिशियली सिर्फ SO2Cl2 होगी, ये दोनों तो अभी फॉर्म ही नहीं हुए होंगे। जैसे जैसे ही टाइम आगे जाएगा ये यूज़ होती जाएगी और ये दोनों फॉर्म होते जाएंगे, तो टोटल प्रेशर है 0.6। ठीक है, सो नाउ K इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303/T log, ऊपर रखेंगे इनिशियल प्रेशर, डिवाइड में रखेंगे 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस द प्रेशर एट द टाइम T। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास हैं। ये है 0.5, ये है 0.6, तो दोनों यूज़ करेंगे। इसका आप लोगों को आंसर सोल्व आउट कर लेना है, सिंपल सा काम है। तो ये आ गया हमारे पास रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बनाएंगे रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बनेगा?
सो रेट इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें बताया गया है कि रिएक्शन है हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर, तो SO2Cl2 एक ही है यहाँ पर रेक्टेंट, तो उसी की ही कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर यहाँ पर हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा रेट ला। सो नाउ जब टोटल प्रेशर होगा 0.6 एटमॉस्फेरिक, तब इस SO2Cl2 का प्रेशर क्या होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2Pi माइनस पी एट टाइम t, ठीक है। सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 इज इक्वल्स टू 2Pi माइनस टोटल प्रेशर एट द टाइम t। तो Pi तो हमें यहाँ पर बताया था 0.5, तो प्रेशर जो है टोटल वो हमने यूज़ करना है 0.65, K की वैल्यू हमने यहाँ पर सोल्व की हुई है, तो ये आ गया 0.35, इसकी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे और K की वैल्यू भी यहाँ पर लगाएंगे। ये दोनों वैल्यूज़ लगाकर आप लोगों को आंसर सोल्व कर देना है, ठीक है। तो इसके आंसर्स की सोल्विंग जरूर सोल्व कर देखें, ठीक है, तो आपसे कोई भी मिस्टेक यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल गैसियस फेस रिएक्शंस पर, ओके। तो आगे चलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि ऑलमोस्ट हर साल ही पेपर में आपको मिलती है, ऐसी एक प्रॉब्लम, इनिशियल रेट ला मेथड। इस वे से हम रिएक्शन का रेट ला बना सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सोल्व कर सकते हैं, इनिशियल रेट मेथड। इसमें क्या होता है कि हम एक रिएक्शन के रेट्स को सोल्व करते हैं डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ कर कर, तो वो हमें पूरा डाटा यहाँ पर दिया होता है। ये कोई रिएक्शन है 2A + B से C + D बन रहे हैं, हमने 4 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए हैं परफॉर्म, तो यहाँ पर अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन को यूज़ किया गया है और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशंस को सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले थी 0.1 A और B की, तो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D होगा, क्योंकि D के आगे है 1, वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इनिशियल हमें ये सभी दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, रेट को हमने अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए रेट है K इंटू A⁻P एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻Q, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम यूज़ करते जाएंगे। सो सबसे पहले 1 और 4, यही क्यों, जिसमें दो इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होगी उन दोनों को हमने यूज़ कर डिवाइड करना है, ठीक है। ये दोनों में सेम है 0.1 0.1, तो ये बना रेट 1, ये बना रेट 4। यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 4, तो K A की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, B की भी 0.1 और यहाँ पर A की 0.4, B की 0.1, ठीक है। एंड इज इक्वल टू रेट क्या है 6 × 10⁻³ यहाँ पर है 2.40 × 10⁻²। अब इन दोनों को हमने कर देना है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करेंगे, यहाँ से 0.1 और 0.4 है, तो ये बच जाएगा 4⁻P, ये सीधा इसके साथ होगा, यहाँ से 16 आउट, तो ये आपका बच जाएगा 0.4, तो यहाँ से एक 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये बन गया 4। अब दोनों के बेस सेम है, यहाँ पर आएगा 4⁻1, तो यहाँ से हमारा P का आंसर आ जाएगा 1। तो हमने P को सोल्व कर लिया। ऐसे ही अब हम इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को यूज़ कर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ सेम हमने इस पर अप्लाई किया है अब, ठीक है। रेट 2 एंड रेट 3 बना लिए, हम इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। Q और P की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो हमारा रेट निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्लीज़ इसे ज़रूर खुद सोल्व कर आप लोगों ने देखना है इनिशियल रेट मेथड पर। ये वाली प्रॉब्लम चाहे आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देख लें, कोई भी एग्ज़ाम पिछले साल के जो भी आपके पेपर हुए हैं उनको उठा कर देखें, ये बहुत बार ही पूछी जाती है। ऑलमोस्ट हमने सभी वो प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की हैं। सो नाउ जो हमने ऊपर यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को यूज़ किया था, अगर आप लोगों ने उसको प्रूफ करना हो तो उसके लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो उन दोनों फॉर्मूलाज का 0 ऑर्डर एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर दोनों का मैं आपको प्रूफ यहाँ पर बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है। जो कि रिलेशंस होते हैं रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द टाइम फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। तो सबसे पहले 0 ऑर्डर में क्या होगा, मान लीजिए रेक्टेंट से बन रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू R की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 0, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू ओनली रेट कांस्टेंट। सो नाउ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, -dR/dt इज इक्वल टू आ गया K, ठीक है, ये वाला K। अब dt चला जाएगा दूसरी साइड पर, सो ये बन गया -dR इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू dt। अब हमें बोथ साइड्स पर इंटीग्रेशन यूज़ करनी है, ठीक है। सो इंटीग्रेट, तो इंटेग्रल में से माइनस आ जाएगी बाहर, अंदर आएगा dr और यहाँ पर k आ जाएगा बाहर, बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट और साथ में लग जाएगा i, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो नाउ
इसके आगे होगा हमें इसका इंटेग्रल सोल्व करना है। डी आर का इंटेग्रल, जैसे डी एक्स का इंटेग्रल एक्स होता है, ऐसे ही डी आर का इंटेग्रल आ जाएगा आर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और यहाँ पर डी टी का इंटेग्रल आ जाएगा टी प्लस है आई। हमें अब यहाँ से आई की वैल्यू सोल्व करनी है। उसके लिए हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे। इनिशियली व्हेन रिएक्शन इज जस्ट टू स्टार्ट, टाइम इज इक्वल टू 0 एंड द आर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू आर नोड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, आर की जगह पर आर नोड और यहाँ पर टी की जगह पर 0। तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस आर नोट, तो इसको यूज़ किया, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसको अगर हम टर्म्स को रीअरेंज है करते, यहाँ पर इस साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाता है आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोट। इसी से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग के को भी सोल्व कर रख सकते हैं। के इज इक्वल्स टू आर नोड माइनस आर बाई टी, आर नोड माइनस आर बाई टी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी दोनों फॉर्म से याद रखी जा सकती हैं, बट ये जो ऊपर वाली फॉर्म है इसको यूज़ कर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए है हमारे पास, तो ये था आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोड, इसको हमने कंपेयर किया विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स एक्सिस पर आ गया टाइम और वाई एक्सिस पर आर यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट है आर नोड और स्लोप बन गई है माइनस की। ठीक है, तो ऐसे ही हम इंटेग्रल का यूज़ कर हम सोल्व कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। उसके लिए यहाँ पर आर रेज टू पावर आएगी 1, तो बाकी सभी इंटेग्रल सोल्व करना है सेम टू सेम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। सो रेट इज़ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू आर रेज टू पावर 1, तो आर को हम रखेंगे इस साइड पर और डी टी चला गया उस साइड पर, इंटेग्रल करेंगे। ठीक है, 1/x एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, दैट इज़ द लॉग मोड एक्स। ठीक है, लॉग बेस ई आता है, तो हम यहाँ पर एल एन उतार लेंगे, तो एल एन मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई वाला। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। सो साथ में आ गया आर। ठीक है, सो यहाँ पर डी टी का इंटेग्रल बन गया टी, और साथ में है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशंस को यूज़ किया जाएगा, टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल्स टू आर नोट, तो आई की वैल्यू आ गई माइनस एल एन आर नोट, तो इसको यहाँ पर यूज़ किया, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में भी अगर आप लोग यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे तो हम इससे भी ग्राफ को बना सकते हैं। तो यहाँ से हम के को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से के को सोल्व कर लिया, तो यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लगा, और साथ में नेचुरल लॉग यानी कि लॉग बेस ई को चेंज करना हो इनटू द लॉग बेस 10, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं 2.303। ठीक है, तो इसके बेस को चेंज करने के लिए हमने आगे क्या लगा दिया 2.303, बिकॉज जो हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं उसमें सभी वैल्यूज़ लॉग बेस दिया होता है 10, इसलिए हमने उसी में इसको चेंज कर लिया है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, इससे हम ग्राफ बना सकते हैं, या फिर इसमें जो है लॉग को चेंज कर उससे भी हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं। ये वाले दोनों ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ कर ज़रूर देखने हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान से सोल्व करें। ये अगर आपको एग्ज़ाम में स्पेशल आएगा कि सोल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द टाइम फॉर जीरो डायरेक्शन, या फिर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द सेकंड ऑर्डर भी सेम हो सकता है, तो ही आप लोगों ने इसका पूरा प्रूफ कर दिखाना है, अदरवाइज आपको सिर्फ एंड रिजल्ट ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। एक तो टॉपिक जो के में भी हो सकता है कि सिलेबस में ना हो, बट फिर भी इन पर बेस्ड प्रॉब्लम आपको पूछी जा सकती है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाता है जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ये एक जनरल सा रूल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक जनरल रूल है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होते हैं वो, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है कि इसके ऊपर अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी तो ही वहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, वो भी वहाँ पर अटेन हो जाती है ईजिली। ठीक है, तो ये सभी बातें जो थी वो तो कोलिजन थ्योरी में डिटेल में आपको थी, वो इस साल सिलेबस से हटा दी गई है। तो हम सिर्फ इतना ही इसमें बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है फॉर द 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसका एक ग्राफ होता है, वो आप लोग देख सकते हैं, बट ये सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप करें, सिर्फ यहाँ तक आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है, सिर्फ यही वाला टॉपिक यहीं तक। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये रीज़न भी बता दिया है। ओके, तो इसके बाद है कि जब किसी रिएक्शन में हम ऐड करते हैं कैटलिस्ट तो क्या होता है। ठीक है,
तो इसको बारे में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इट प्रोवाइड्स न्यू पाथ ऑफ द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, रेक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको बनाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो जिसके साथ के रिएक्शन स्पीड से हो जाती है। तो इससे पहले ये थी, ऐसे आता था, अब इसने ये एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से कर दिया डिक्रीज़, तो यहीं से बन गया। तो मतलब ओवरऑल जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, वो सेम रहेगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में ही इंक्रीज, दोनों में ही सेम आएगा, और इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। जहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है वहीं पर होगा, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है अबाउट द यूज़ ऑफ द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को बिल्कुल नहीं छेड़ता। तो इसके बाद आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी वहाँ पर आपको लिंक नहीं मिल रहा होगा तो वो जल्द ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने दोबारा से फिर से ज़रूर देखना है। तो इसके अलावा आपको इस यूनिट के सभी न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, वो भी आप लोगों को ज़रूर देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप लोगों को जरूर शेयर करना है, और बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी आप लोगों को हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।